जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम नियमित थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो तो आपके लिए आएगी ही, बिल्कुल वहाँ से प्रश्न जो कि देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विभिन्न क्वेश्चन पेपर्स को मिलाकर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे जो लगते हैं वो आपको मैं देता हूं, और वहां से सीधे प्रश्न आने देखने को आपको वहां पर मिलते हैं। तो चलिए, अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस भी प्राप्त होते हैं। अभी पेपर 4 का एग्ज़ाम आपका बाकी है, उसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज आएगी, और ये क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराया जाएगा। तो बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। चलिए देखते हैं हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फर्स्ट है, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में। हमारा पहला प्रश्न है, अति लघु त्रि में डिफाइन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, पहले हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन एक एक प्रश्न करके बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की क्या भूमिका है। तीसरा प्रश्न है, इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पावर, क्या जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है शक्ति की राजनीति है, परीक्षण कीजिए। चौथा प्रश्न, एक्सप्लेन कंटेम्प्ररी थियरीज ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समसामयिक अवधारणाएं क्या हैं, उन्हें हमें बताना है। पांचवा प्रश्न है, डिफाइन द कलेक्टिव सिक्योरिटी इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामूहिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग थियरी एक्सप्लेन, निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या है, समझाइए। सातवां प्रश्न, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति समझाइए। आठवां प्रश्न है, एक्सप्लेन द थियरी ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का सिद्धांत समझाइए, अर्थात शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है उसे हमें बताना है। नौवां प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित से आप क्या समझते हैं। 10वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट थियरी इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह अति लघु उत्तरी के सभी प्रश्न आपके हैं। खंडवा आपका आ जाता है लघु उत्तरी। लघु उत्तरी में हमारे प्रश्न है, लघु उत्तरी में हमें 150 शब्दों में लिखना होता है, जो कि 4 प्रश्न हम करेंगे, 6-6 नंबर के, हमें 24 नंबर मिलने वाले हैं। दूसरा प्रश्न पूरे क्वेश्चन पेपर का है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर वैचारिक और तकनीकी विकास के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न, डिस्कस द आइडियलिस्टिक एंड रियलिस्ट थियरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी और यथार्थवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें आदर्शवादी सिद्धांत या यथार्थवादी सिद्धांत की क्या भूमिका रहती है। चौथा प्रश्न है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राष्ट्रीय हित की भूमिका की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज कोल्ड वार, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट, शीत युद्ध क्या है, इसके प्रभाव को समझाइए। छठा प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिटेंट, अर्थात दितांत जो तनाव शैथिल्य है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना है। सातवां प्रश्न है, डिस्कस द गेम थियरी इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आठवां प्रश्न है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रसिया यूक्रेन वॉर ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रूस यूक्रेन युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाला प्रभाव की विवेचना कीजिए। नौवां प्रश्न है आपका खंडसा में आ जाता है, जिसमें आपको 450 शब्दों में लिखना है और 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। नौवां प्रश्न है, हाईलाइट द चेंजिंग रोल्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित के विभिन्न तत्वों की बदलती हुई भूमिका पर प्रकाश डालिए। 10वां प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन अलाइनमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ द नॉन अलाइनमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, गुट निरपेक्षता में आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता आंदोलन की भूमिका की विवेचना कीजिए। 11वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की अवधारणा को समझाइए। डिस्क्राइब्स द मीन्स एडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति सिद्धांत संतुलन स्थापित करने के साधनों का वर्णन कीजिए। आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर आर्थिक विकास का
प्रभाव एवं महत्व समझाइए। ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम एक एक प्रश्न को उत्तर देखेंगे और कोई भी डाउट आपको किसी प्रश्न में, किसी उत्तर में, किसी पॉइंट में रह जाता है तो आप क्वेश्चन उसको जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र परिभाषित कीजिए। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रों के बीच शक्ति, हित, सहयोग, संघर्ष, कूटनीति, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संधियां और वैश्विक मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात किन्हीं दो राज्यों के बीच, किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच उनकी शक्ति के विषय में पढ़ा जाता है, उनके हितों के विषय में, सहयोग के विषय में, जो संघर्ष होता है, कूटनीति जो लागू होती है, युद्ध जो होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न होते हैं, इन सभी चीज़ों की अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में की जाती है। यह इस बात का अध्ययन है कि राज्य परस्पर कैसे व्यवहार करते हैं और उनके निर्णय विश्व व्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की क्या भूमिका है। विचारधारा राज्यों की विदेश नीति, गठबंधन, शत्रु मित्र की पहचान और विश्व दृष्टि को प्रभावित करता है। किसी की विचारधारा क्या प्रस्तुत करती है वह आप समझ ही रहे होंगे। तो विचारधारा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विदेश नीति है, गठबंधन है, शत्रु मित्र की पहचान है, उनकी विचारधारा से ही होती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका दो मित्र है, आपकी विचारधारा किसी वस्तु के लिए, किसी चीज़ के लिए अलग है और आपके दोस्त की जो है अलग है, तो कैसे आप दोनों एक बात पर सहमत होंगे, ये सभी चीज़ों पर जो है आपके राष्ट्रीय हित, मतलब आपके खुद के हित जो होंगे, तो इसी प्रकार राज्य के जो होते हैं विचारधारा अगर अलग अलग हुई तो उसमें राष्ट्रीय हित भी अलग अलग हो जाते हैं और विदेश नीति भी अलग अलग हो जाती है। उसी प्रकार विचारधारा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। मुख्य भूमिका क्या क्या होती है, नीतियों को यह दिशा देती है। जो विचारधारा होती है जैसे लोकतंत्र, समाजवाद या पूंजीवाद, उनकी विचारधारा कैसी है, अर्थात वह लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं या समाजवाद को या पूंजीवाद विचारधारा को अपनाना चाहते हैं। अलग अलग राष्ट्रों का अपनी अपनी विचारधारा होती है। दूसरा, गठबंधन निर्माण। शीत युद्ध में पूंजीवादी बनाम साम्यवादी गुट जो है अलग अलग हो जाते हैं, मतलब पूंजीवादी एक गुट था, एक साम्यवादी विचारधारा का गुट था। पूंजीवादी विचारधारा के जो अन्य देश थे वह उसमें शामिल होते गए और साम्यवादी विचारधारा के जो गुट थे अलग अलग जो है शामिल हो गए, और जो दोनों विचारधारा में नहीं थे वो अपना गुट निरपेक्ष बना लेते हैं। अगला है तीसरा, राष्ट्रीय हितों की व्याख्या। वैचारिक आधार पर दुश्मन और मित्र इसमें तय होते हैं। चौथा है वैश्विक संघर्षों का कारण, जैसे वैचारिक युद्ध जो होते हैं, शीत युद्ध जो होता है वो वैश्विक संघर्षों का कारण बनता है। तीसरा प्रश्न है, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है, परीक्षण कीजिए। अधिकांश यथार्थवादी विद्वान से अगर आप पूछें तो उनसे सुनने को क्या आपको मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह मूलतः शक्ति की राजनीति है। अर्थात जो रियलिस्ट में जाते हैं, जो यथार्थवाद में जाते हैं, वह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह शक्ति की ही राजनीति है। तर्क वह क्या देते हैं, सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है अराजक है, अर्थात कोई भी विश्व सरकार नहीं है। अर्थात हर एक राष्ट्र की अपनी सरकार तो है लेकिन सब राष्ट्रों की कोई एक सरकार नहीं है। दूसरा क्या तर्क देते हैं, राज्य अपनी सुरक्षा और शक्ति बढ़ाने की निरंतर कोशिश करते हैं, अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य को से अपने आप को जो है शक्ति में बढ़ाने की होड़ में लगा रहता है। तीसरा है युद्ध, सैन्य संगठन, शक्ति संतुलन, सभी शक्ति की अभिव्यक्ति इसमें होती है। चौथा है राष्ट्रीय हित अक्सर शक्ति के आधार पर परिभाषित होते हैं, लेकिन उदारवादी कहते हैं सहयोग, संस्थाएं, व्यापार और अंतर्निर्भरता भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति नहीं बल्कि सहयोग, मूल्य और संस्थाओं का भी एक क्षेत्र है। ये आपके 3 प्रश्न क्लियर हुए। चौथा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समसामयिक घटनाएं, अवधारणाएं क्या हैं। तो समसामयिक अवधारणाएं क्या हैं, सबसे पहला है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी। तीसरा है गैर राज्यीय अभिनेता, एनजीओज या एमएनसीज जो हैं वह जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख भूमिकाएं निभा रही हैं। आतंकवाद व नई सुरक्षा नीति चुनौतियां जो हैं, सॉफ्ट पावर व स्मार्ट पावर, साइबर सुरक्षा व सूचनाबद्ध, अंतर्राष्ट्रीय शासन और पर्यावरणीय राजनीति व जलवायु परिवर्तन, ये सभी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो है क्या है, समसामयिक अवधारणाएं हैं। 5वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामूहिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए।
सामूहिक सुरक्षा वह व्यवस्था है जिसमें सभी देश यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो सभी देश मिलकर उसका प्रतिरोध करेंगे, जैसे कि लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, यूएन कलेक्टिव जो सिक्योरिटी है। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक 5 लोगों की दोस्ती है, 5 आपके दोस्त हैं, वह आपस में मिले हुए हैं। अगर उनमें से किसी एक दोस्त को कोई मार देता है तो सब मिलकर उसको मारते हैं, और कोई मारने लगता है सब मिलकर उसको बचाते हैं। तो उसी प्रकार एक समूह बनता है, समूह बनता है और उसकी सामूहिक सुरक्षा की जाती है। अर्थात किसी भी राष्ट्र पर अगर कोई अन्य राष्ट्र हमला करता है तो सभी देश मिलकर उसका बचाव करते हैं, और जो राष्ट्र हमला किया रहता है उसको अच्छे से जवाब भी देते हैं। ये आप एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। छठा प्रश्न है, निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या है, समझाइए। निर्णय निर्माण सिद्धांत विदेश नीति बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें जानकारी का संग्रह, विकल्पों का विश्लेषण, लाभ हानि का परीक्षण, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन जो है इसमें शामिल होता है। अर्थात यह बताता है कि राज्य अपनी विदेश नीति के निर्णय कैसे और किन कारकों के आधार पर लेते हैं, जैसे नेता की भूमिका, प्रशासन, जानकारी, मनोविज्ञान, दबाव समूह आदि। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति जो है अराजक है, क्योंकि इसमें विश्व सरकार का अभाव है, शक्ति आधारित है, संघर्ष व सहयोग का मिश्रण इसमें दिखाई देता है, राज्यों की संप्रभुता पर आधारित है, राष्ट्रीय हित प्रमुख प्रेरणा है। छठा है, गैर राज्यीय अभिनेताओं की बढ़ती भूमिका यहाँ देखने को मिलती है, गतिशील एवं परिवर्तनशील होते हैं, वैश्विक समस्याओं से प्रभावित, पर्यावरण, आतंकवाद, व्यापार, इसमें जो है विभिन्न समस्याएं दिखती हैं जिससे ये प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, संतुलन का सिद्धांत समझाइए। संतुलन का सिद्धांत अर्थात शक्ति के संतुलन का सिद्धांत जो है वह किसी भी एक राज्य या गुट को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकने के लिए अन्य राज्य अपनी शक्ति बढ़ाते हैं या गठबंधन बनाते हैं। उद्देश्य क्या होता है, वैश्विक स्थिरता, शक्ति के एकाधिकार को रोकना और शांति बनाए रखना। उदाहरण, शीत युद्ध में अमेरिका बनाम सोवियत संघ, यूरोप में 19वीं सदी की शक्ति संतुलन एक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए 5 दोस्त हैं, वही एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। 5 दोस्त हैं, कोई एक दोस्त आपका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, उसके पास पावर आ जाती है, तो क्या होगा, वह दूसरे को एक दबाना चाहेगा। अलग अलग दोस्त हैं, मान लीजिए सामूहिक सुरक्षा वाले दोस्त नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, दूसरे दोस्त को दबाना चाहेगा, जो सबसे कमज़ोर होगा उसको अपने में मिलाना चाहेगा। राष्ट्र की बात की जा रही है, लेकिन जब सब राष्ट्रों की जो शक्ति है वह समान रहेगी तो कोई भी अराजकता नहीं फैलेगी। इसलिए जो है यह शक्ति संतुलन का सिद्धांत विभिन्न विचारकों ने दिया हुआ था। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हित से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय हित वह उद्देश्य है, लक्ष्य या लाभ है जिन्हें कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा, विकास, प्रतिष्ठा और विश्व में प्रभाव बनाए रखने के लिए प्राप्त करना चाहता है। मुख्य प्रकार इसके कौन कौन से हैं, सुरक्षा हित, आर्थिक हित, वैचारिक या सांस्कृतिक हित, प्रतिष्ठा व शक्ति से जुड़े हुए हित। अर्थात जो राष्ट्रीय हित हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि हमने आपको बताया, सुरक्षा हित, आर्थिक हित, वैचारिक हित और प्रतिष्ठा व शक्ति से जुड़े हुए हित। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार जो है आर्थिक संरचना है। विश्व राजनीति का असली कारण जो है क्या है, पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष और उत्पादन संबंध है। राष्ट्रों के बीच संघर्ष वस्तुतः पूंजीवाद देशों के आर्थिक हितों की टकराहट है। साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का जो है अंतिम चरण माना गया है, और गरीबी, असमानता और शोषण को विश्व राजनीति की मुख्य समस्या बताया गया है। इसके मुख्य दार्शनिक कौन कौन है, कार्ल मार्क्स, लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग, ये सभी जो हैं इसके प्रमुख दार्शनिक माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न, अब हम आ गए लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। दूसरा प्रश्न जो कि है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर वैचारिक और तकनीकी विकास के प्रभाव बताइए। वैचारिक और तकनीकी विकास ने विश्व राजनीति की दिशा एक प्रकार से बदल दी है। विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, लोकतंत्र, साम्यवाद, विदेश नीति और गठबंधन तय यह करती हैं। शीत युद्ध वैचारिक संघर्ष का परिणाम था। तकनीकी विकास जैसे कि परमाणु हथियार, मिसाइल, साइबर तकनीक ने शक्ति की प्रकृति एक प्रकार से बदल दी है। सूचना क्रांति से डिजिटल कूटनीति और वैश्विक जागरूकता बढ़ी है, और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने हथियारों की दौड़ और सैन्य आधुनिकीकरण को एक प्रकार से बढ़ाया हुआ है। निष्कर्ष रूप में हम जान सकते हैं कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वैचारिक संघर्ष और तकनीकी उन्नति दोनों से संचालित है।
इस समय बहुत बड़ी दुविधा यह है, जैसे कि ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है कोई चीज़ और उससे वैचारिक संघर्ष होते हैं ट्विटर पे ही, एक दूसरे को जवाब वह ट्विटर पर देते हैं, तो वैचारिक संघर्ष होना आसान हो गया। पहले उतना संचार का माध्यम नहीं हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ट्विटर या कोई भी चीज़ है ऐसा ट्रेंड कर जाता है, एक जवाब देते हैं एक राष्ट्र, दूसरा राष्ट्र उसी पर जवाब देता है और जो है दुश्मनी बढ़ जाती है या मित्रता बढ़ जाती है उनके विचारों द्वारा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, आदर्शवादी और यथार्थवादी सिद्धांत को बताइए। आदर्शवाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति, सहयोग और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है। संगठन, कानून, लोकतंत्र और सामूहिक सुरक्षा का समर्थन किया जाता है। यथार्थवाद, विश्व अराजक है इसलिए शक्ति और राष्ट्रीय हित इसमें प्रमुख माने जाते हैं। संघर्ष स्वाभाविक है, सैन्य शक्ति और सुरक्षा सर्वोच्च इसमें माना गया था यथार्थवाद में। अंतर की बात करें तो आदर्शवाद जो है सहयोग और शांति का साथ देता है, यथार्थवाद जो है वह शक्ति, हित और संघर्ष पर ध्यान देता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं दोनों सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के दो प्रमुख दृष्टिकोण एक प्रकार से माने जा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की भूमिका। राष्ट्रीय हित जो है राज्य की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मुख्य आधार है। सुरक्षा, आर्थिक विकास और प्रतिष्ठा से जुड़े हित नीति निर्धारण करते हैं। राज्य गठबंधन, संधि, युद्ध और सहयोग में अपने हित देखते हैं। आर्थिक हित व्यापार नीति को प्रभावित करते हैं। सुरक्षा हित जो है सैन्य तैयारी और कूटनीति तय करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य प्रेरक तत्व होते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाता है विचारधारा, विचारधारा से जो है राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित से किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति पता लगाई जा सकती है। पांचवा प्रश्न है, शीत युद्ध और उसके प्रभाव बताइए। शीत युद्ध 1945 से 1991 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक एवं राजनीतिक तनाव था। प्रभाव इसका क्या पड़ा? विश्व में दो गुट, नाटो और वार्सा पैक्ट में बटा, हथियारों और परमाणु प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कोरिया वियतनाम जैसे प्रॉक्सी युद्ध हुए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शक्ति सीमित हुई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को दो ध्रुवीय बना दिया। दो ध्रुवीय कैसा? अर्थात एक बड़ी शक्ति, महाशक्ति जो है वह निकल कर आ गई संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ, दो जो है महाशक्तियां आई और यही दो ध्रुवीय राजनीति विश्व में होने लगी। छठा प्रश्न है, दितांत क्या है? यह तनाव शैथिल्य क्या है? दितांत जो है 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करने की प्रक्रिया थी। एक प्रकार से जो शीत युद्ध चल रहा है, वैचारिक युद्ध जो चल रहा था, बीच में उन्होंने जब समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद की जो स्थिति थी वही तनाव शैथिल्य कहलाया। मुख्य बिंदु की बात करें तो साल्ट फर्स्ट, साल्ट सेकंड जैसे परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते हुए। इसमें कूटनीतिक संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि हुई। हेलसिंकी समझौता हुआ। निष्कर्ष रूप में इस अवधि में दोनों महाशक्तियों के बीच शांति का वातावरण बना रहा। अगला प्रश्न हम देखें, सातवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत क्या है? खेल सिद्धांत राज्यों के रणनीतिक निर्णयों का अध्ययन है। प्रत्येक राज्य दूसरे की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। कैदी की दुविधा के अनुसार अविश्वास, संघर्ष, विश्वास और फिर सहयोग किया जाता है। हथियारों की दौड़ और शांति वार्ताएं खेल सिद्धांत से समझाई जा सकती हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से समझने का एक प्रकार से उपकरण समझा जा सकता है जो खेल सिद्धांत है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसके प्रभाव क्या पड़े? नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ा। नई शीत युद्ध जैसी स्थिति एक प्रकार से आ गई थी। ऊर्जा संकट और महंगाई में वृद्धि हो गई। जो यूक्रेन है वह नाटो जो संगठन है उसमें ज्वाइन होना चाहता था, जुड़ना चाहता था और इसीलिए जो है रूस उससे क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है और युद्ध स्टार्ट कर देता है। तो नाटो के जो देश थे, नाटो में सम्मिलित जो देश थे, वह रूस से एक प्रकार से उनके बीच में तनाव बढ़ जाता है। ऊर्जा संकट और महंगाई में वृद्धि आ जाती है। वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगता है। यूरोप में रक्षा बजट बढ़ा और नाटो का विस्तार हुआ। खाद्यान्न और उर्वरक की कमी से विकासशील देशों पर असर पड़ा। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की प्रवृत्ति मजबूत हुई। निष्कर्ष रूप में युद्ध ने वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया हुआ है। नौवां प्रश्न, राष्ट्रीय हित के विभिन्न तत्वों की बदलती हुई भूमिका बताइए। राष्ट्रीय हित परंपरागत रूप से सुरक्षा, आर्थिक हित, राजनीतिक प्रतिष्ठा, वैचारिक मूल्यों से मिलकर बनता है। समय के साथ इन तत्वों की भूमिका बदली है।
सैन्य सुरक्षा पहले सबसे प्रमुख थी, अब इसके साथ साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा भी जो है समान रूप से महत्वपूर्ण एक प्रकार से हो गई है। आर्थिक हित का बहुत महत्व बढ़ गया है। अब व्यापार, निवेश, तकनीकी साझेदारी, वैश्विक बाजारों तक पहुंच राष्ट्रीय हित का मुख्य आधार एक प्रकार से बन गई है। वैचारिक हित की जगह व्यवहारिक एवं बहुध्रुवीय कूटनीति ने एक प्रकार से स्थान ले लिया है। सॉफ्ट पावर जैसे कि संस्कृति, शिक्षा, कूटनीति अब शक्ति का नया रूप बनकर राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ा रही है। पर्यावरण और जलवायु हित नए वैश्विक हित के रूप में उभरे हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय हित अब व्यापक, तकनीकी आधारित और वैश्विक मुद्दों से एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। अभी देखिए जो युद्ध हो रहे हैं, वैचारिक युद्ध हों, वह भी जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, तकनीक के जरिए हो रहे हैं। जो वैसे भी युद्ध कभी होगा या जो हो रहे हैं परमाणु पर हो रहे हैं, विभिन्न तकनीकियों पर ही हो रहे हैं, तो सभी चीज़ें जो हैं तकनीक आधारित हो गई हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, गुट निरपेक्षता एवं इसकी भूमिका बताइए। गुट निरपेक्षता का अर्थ है दो महाशक्तियों के गुटों अमेरिका और सोवियत संघ से दूरी बनाए रखते हुए स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना। भूमिका जो है 9 स्वतंत्र देशों को स्वतंत्र निर्णय की शक्ति मिली, महाशक्तियों के दबाव से बचने का साधन जो है बना, विश्व में शांति, निरस्त्रीकरण और उपनिवेशवाद के विरोध का मंच बना, विकासशील देशों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहन मिला और संयुक्त राष्ट्र में तीसरी दुनिया की सामूहिक आवाज़ मजबूत एक प्रकार से हुई। कुल मिलाकर जो जब वह महाशक्तियाँ उभरी थीं तो उन दोनों शक्तियों में प्रतिभाग न लेने अर्थात दोनों गुटों में से किसी गुट में न शामिल होकर जो अलग से रहे थे, गुट निरपेक्ष उन्हें वह कहलाए नाम। और नाम में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुध्रुवता की ओर मोड़ने में एक प्रकार से योगदान दिया हुआ था। 11वां प्रश्न है शक्ति संतुलन एवं उसके साधन बताइए। शक्ति संतुलन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एक राज्य अत्यधिक शक्तिशाली न बने, इसलिए अन्य राज्य मिलकर उसका संतुलन बनाते हैं। गठबंधन करके, सैन्य या राजनीतिक सहयोग करके। शस्त्र संतुलन, सैन्य शक्ति को बढ़ाना। तटस्थता, संघर्ष से दूरी बनाकर संतुलन कायम करना। क्षेत्रीय विस्तार या घटाव, शक्ति मानचित्र को बदलना। कूटनीति, संवाद, संधियां और समझौते करना। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। 12वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर आर्थिक विकास का प्रभाव एवं महत्व बताइए। आर्थिक विकास आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय तत्व बन गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्यतः सैन्य शक्ति और राजनीतिक विचारधारा पर आधारित थे, परंतु आज आर्थिक क्षमता ही किसी देश की वैश्विक स्थिति को निर्धारित करती है। तेज आर्थिक विकास से किसी देश की सैन्य शक्ति, तकनीकी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव स्वतः बढ़ता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों का उभार आर्थिक शक्ति का एक प्रकार से परिणाम है। आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करता है, जैसे कि व्यापार संधियों को, क्षेत्रीय संगठन जो कि आसियान और EU हैं, मुक्त व्यापार समझौते और निवेश साझेदारी। आर्थिक रूप से मजबूत देश वैश्विक संस्थाओं जैसे कि IMF, विश्व बैंक, WTO में अधिक प्रभाव जो है रखते हैं। ऊर्जा संसाधन, तकनीकी नवाचार, उद्योग और बाजारों पर नियंत्रण भी आर्थिक शक्ति को बढ़ाते हैं, जो सीधे विदेश नीति को दिशा देता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था अधिक सॉफ्ट पावर, सहायता कार्यक्रम, विदेशी निवेश और कूटनीतिक प्रभाव जो है वह पैदा करती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक विकास, शक्ति, प्रतिष्ठा, स्वतंत्र विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व का आधार जो है वह बन गई है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हमने सॉल्व कराया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके और चैनल जल्द से जल्द जो है 50 के सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। जल्दी जल्दी शेयर करिए आप लोग, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, जल्दी जल्दी आप शेयर करके कंप्लीट करवाइए। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर जो है बेहतरीन क्लासेज आपकी कराई जाएंगी, पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।